देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन, आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। अलीगढ़ बुलेटिन में हम लाते हैं शहर और आसपास के क्षेत्र की सबसे ताजा और भरोसेमंद खबरें। आज की सुर्खियों में है स्थानीय विकास, सामाजिक मुद्दे और खास रिपोर्टें जो सीधे आपके शहर की धड़कन से जुड़ी हैं। बने रहिए हमारे साथ और जानिए अलीगढ़ में क्या हो रहा है, क्या बदल रहा है और क्या नया है। चलिए शुरू करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान एक मरीज की अचानक मौत हो गई, जिससे अस्पताल में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही, गलत इंजेक्शन लगाने और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया, जिसके कारण गुस्साए लोग अस्पताल में हंगामा करने लगे और इमरजेंसी सेवाएं बाधित हुई। पुलिस और प्रशासन के प्रयासों के बाद हालात काबू में आए, जबकि जांच कर मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है। इस घटना ने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था और डॉक्टरों की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहजहां है, लेन पार की। हाँ, मेरे भाई हैं, जीजा हैं, मेरे बहनों हैं, मेरे कुछ ना सही। आपका क्या नाम है? फिरदौस नाम है मेरा। ये कौन है आपके? मेरे शोहर है। क्या नाम है इनका? शौकत। क्या हुआ था इनको? कुछ नहीं हुआ, 3 दिन से बुखार आया। एक दिन खाना नहीं खा रहे थे ये, तो हम इनको यहाँ 3 दिन से ला रहे हैं, बार छुट्टी कर दी। इमरजेंसी में इन्होंने जान के मारा, डोज दिया। हमारे सामने बात कर रहे थे, कह रहे थे बुढ़ा परेशान कर रहा है, सुबह से डोज दे दो भैया। मेरी मुझसे ऑक्सीजन लग रहा था, ऑक्सीजन इन्होंने निकलवाया जान के। मैं कह रही भैया ऑक्सीजन निकाल ले, जाओ एक्सरे करा के आओ। मैंने कहा एक्सरे कराने जाऊंगी, तो ऑक्सीजन क्यों निकलवा रहे हो? तो नहीं, मैंने कुछ नहीं होगा, बस मैं 2 मिनट गई हूँ आगे चल के। वो लाइन पार के बेटा, ये कोई कुछ नहीं कह, भाग गया वो डॉक्टर भैया। एक इंजेक्शन लगा दिया, दूसरे की नहीं बात कर रहे थे, ये वाला लगाया तो बुढ़ा टाइम हो जाएगा। हंस के तो मैंने सुन लिया। मैं कह रही भैया ऐसे करके ये वाले डॉक्टर ऐसे करके बात करे। अरे तुम मेरे पीछे पीछे हो, अगर तुम मेरे पीछे पीछे करोगे तो मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। तुम बार बार मुझसे वो इरिटेट हो गया, क्योंकि मैं बहुत देर से उसके पीछे थी, उसी की बात सुन रही थी। एक काला सा डॉक्टर था और एक गोरा सा, नाम नहीं पता मुझे किसका। फिर मैं उसके पीछे से हट गई। पहचान तो लोगी? पहचान लूंगी, पहचान लूंगी, चले गया होगा है ना। वो वाले इंजेक्शन लगा दिया उन्होंने, मेरे पापा से सांस नहीं ली जा रही थी, फिर परेशान हो रहे। फिर बोले, फिर मैं दोबारा गई। मैंने कहा भैया हमारे पापा सही तो हो जाएंगे। हाँ सही हो जाएंगे, कुछ नहीं है, वो है मुसरत, वो है मलेरिया, डबल निमोनिया। भैया हम कुछ नहीं चाहते, अल्लाह देख रहा है सबको। हमारे पापा को दे दो, हम अल्लाह देख रहा है, देखो सबको अल्लाह देख रहा है। डॉक्टर भाग गए, जब से कोई नहीं देखा। जब मेरे पापा खत्म हो गए तो उनके ऊपर चढ़ गए, CPR दे रहे थे, ऊपर चढ़कर वैसे कोई नहीं दे रहा था। और देखो एक बात बताऊं, एक डॉक्टर मरा हुआ, एक मरीज मरा हुआ, एक डॉक्टर कह रहा था, एक डॉक्टर से इसका भैया किसका पेशेंट है कि पता नहीं, किसी का नाम लिया, ये तो मर गया 15 मिनट पहले ही। मैंने कहा अरे कितने लापरवाह डॉक्टर है, वो मर गया। किसकी उम्र? मेरे पापा की 55 साल के। इन्हें ये नहीं पता। और क्या कह रहे, कौन सा इंजेक्शन चढ़वाया तुमने? मैंने कहा भैया ये बताओ, मैं भी टीचर हूँ, मुझे भी जब मेरी टीचर दूसरे बच्चों को देती है मुझे पता होता है, इस टीचर ने ये पढ़ाया, मैं ये पढ़ाऊँ। तुम्हें ये नहीं पता इसको क्या दवा लगी है? लिखते हैं रिपोर्ट में। वहां पर है पुलिस, ये कह रही है अगर तुम कोई कार्रवाई चाह रही हो तो पोस्टमार्टम करेंगे। भैया हम क्यों कराएंगे अपने पापा का पोस्टमार्टम? हम तो अल्लाह पर छोड़ देंगे, जो सबके पापा गए, सबको पापा है। अरे मैं बता रही हूँ, मेरा नाम निदा है। तुम बिल्कुल सही, मेरे पापा। 2 डॉक्टर आपस में डिस्कशन कर रहे थे, 150 ml का इंजेक्शन लगाएंगे। शौकत अली नाम है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त है अगली खबर का, जहां अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में सरकारी शराब की दुकान खुलने पर स्थानीय लोगों का विरोध सामने आया, क्योंकि ये दुकान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के सामने स्थित है, जिसे लोग अपमान मान रहे हैं। रसलगंज मसूदाबाद चौराहे पर 1 अप्रैल से शुरू हुई दुकान के खिलाफ लोगों ने सड़क जाम किया और नारेबाजी की। पुलिस ने जिन्हें समझाकर शांत कराया और शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद जाम खोला गया। ये मामला केवल दुकान का नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान और सार्वजनिक भावनाओं से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील है। और क्या आश्वासन मिला आपको? मैं अर्जुन स्वामी, मैं बहुजन समाज पार्टी से चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। मुझे जैसे ही पता चला यहाँ से कि जो नई बस्ती है इसमें लंकराम की कुटी बाबा साहब की मूर्ति के सामने एक शराब का ठेका खोल दिया है प्रशासन ने, और उसको अनुमति दे दी है। जबकि लोग यहाँ पर भीड़ लेके इकट्ठा हुआ, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया उसका जो है। तो जैसे ही हम लोग आए तो हमने यहाँ की शांति व्यवस्था पर ध्यान दिया
और इनको आश्वासन दिया कि कल हम डीएम साहब से मिलेंगे। हमारे साथ हमारी जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्म उत्सव समारोह समिति की अध्यक्ष हैं मंजू भूषण भी हमारे साथ हैं, और हमारे बड़े भाई बहुजन समाज पार्टी के बुलटन गौतम जी भी हमारे साथ हैं, और सभी लोगों को हमने इंस्पेक्टर साहब भी आगे, पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। हमारा यही है कि जो अवैध तरीके से जो ठेका खुला है वो बंद होना चाहिए, और यहाँ पर कोई भी इलीगल काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का अपमान हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाबा साहब ने कभी भी ऐसी चीजों के लिए खुलेआम उन्होंने विरोध किया था कि हमारी बस्तियों में शराब के ठेका नहीं होने चाहिए। और जी ठीक है, ओके, धन्यवाद। जाम लगाया है, क्या मामला? पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम मंजू भूषण है। मैं अध्यक्ष हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति अलीगढ़ की। यहाँ पर मुझे ये पता चला था कि यहाँ पर काफी भीड़भाड़ लगी हुई है। ये सारी घटना को जब हमारे पास सूचना पहुंची तो हमारी सारी समिति के सदस्य यहाँ पर पहुंचे, और इनकी समस्या ये है कि ये बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, इसके सामने इन्होंने ठेका खोला हुआ है। इनका ये भी कहना है कि पहले भी एक ठेका काफी यहीं पहले पास में था, और उसके लिए भी इन्होंने संघर्ष किया, काफी इन्होंने धरने भी दिए, काफी इन्होंने वो किया। बहुत समय बाद वो यहाँ से हटा दिया गया, लेकिन फिर पुनः कल दोबारा फिर यहाँ पर ये खोल दिया गया है। हम ये चाहते हैं, देखिए ये तो खैर बाबा साहब की प्रतिमा है। यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, या गुरुद्वारा हो, या स्कूल हो, या चर्च हो, हमारा ये कानून के हिसाब से एक 220 मीटर की दूरी पर कम से कम ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये शायद मुझे लग रहा है 150 या 118 फीट है यहाँ पर। तो ये इन सब का ये कहना है कि यहाँ से ये जो फीता डाल के नाप लिया जाए और यहाँ से ये हटा दिया जाए। अब क्या आश्वासन मिला आपको, क्या आगे का कदम? अब हमसे प्रशासन ने ये कहा है कि आप कल आप जाकर डीएम ऑफिस में जाइए और आप अपनी शिकायत वहाँ पर बताइए और आपकी समस्या का। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करते हैं बुलेटिन में अगली खबर का, जहां अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के सराय मिश्र में होली के दिन पथराव और फायरिंग की घटना के आरोपी पुलिस की कार्रवाई के बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार धमकियों का सामना कर रहा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज तो कर ली है, लेकिन किसी ठोस कदम नहीं उठाया गया। सुरक्षा और कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा और एसएसपी से न्याय दिलाने की अपील की। क्या नाम है आपका, कहाँ रहती हैं? मैं वहाँ रहती हूँ मिश्री सराय में, जयगंज अलीगढ़। क्या नाम है आपका? दुलारी। क्या हुआ, क्या घटना हुई है, किस मामले की शिकायत लेके आई थी आप? क्या घटना हुई थी? दीपक वहाँ पे होली वाले दिन 5 तारीख को फायरिंग हुई है, गोलियाँ चलाई हैं बेमतलब के, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा। कहाँ गोलियाँ चली है? कहाँ चली है? मिश्री सराय में चली है। जयगंज आपके घर पे? कहाँ पे? हाँ, हमारी गली में, हमारे घर पे ही। क्या कारण रहा है? कुछ भी कारण ना है, बेमतलब की चलाई है। कितने लोग थे? थे 15-20 जने। पथराव वगैरह भी हुआ था? हाँ, पथराव हुआ है। पहले तो फायरिंग हुई है, फिर उसके ऊपर चढ़ कर पथराव हुआ है। ईंटें मारी है, साजी खूब बड़ी बड़ी है, और मेरे बच्चे के लग गई, और एक और एक छोरा मारे। तो कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई हुई नहीं है। एफआईआर दर्ज हो गई? करा दी। एफआईआर दर्ज हो गई? हाँ। अब क्या है, किस मामले को लेके आए थे, क्या बोला है एसएसपी ने ये कहा कि हाँ। आपने क्या बोला एसएसपी साहब से, क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ उनको जेल हो, सजा हो। गिरफ्तारी नहीं हुई अभी किसी की? नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं। कितने लोग थे? थे 15-20 जने। तो अब क्या आश्वासन दिया एसएसपी साहब ने? अब एसएसपी साहब पे मैं गई थी, मैंने बोला कि वो मेरे पे दबाव डाल रहे हैं। किस चीज का? समझौता कर लो। मैं समझौता नहीं करना चाह रही। धमकी वमकी मिल रही है? धमकी मिल रही है, लालच देते हैं पैसों का। मैं नहीं लेना चाह रही। एसएसपी ने क्या बोला? आप अब वो जो कहना है कि चलो वो पकड़े जाएंगे, आश्वासन दिया है। हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का, जो अलीगढ़ महानगर में बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन बीएमकेयू के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कैलाश बाबू चौहान ने शताब्दी नगर आकाश अपार्टमेंट में प्रेस वार्ता की, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर किशोर सिंह ने उन्हें टोपी पहनाकर नियुक्ति पत्र सौंपा। कैलाश बाबू चौहान ने किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों की समस्याओं को उठाने, अलीगढ़ में एम्स की स्थापना, आलू किसानों की समस्या, सभी फैसलों पर एमएसपी और किसान मजदूर आयोग की मांग को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया। इस अवसर पर संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और अन्य सदस्य मौजूद रहे। ये बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर सिंह, आज हमने जो प्रेस वार्ता रखी है
क्योंकि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नियुक्ति के संदर्भ में रखी गई है, जो श्री कैलाश बाबू चौहान जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं आज हमारी तरफ से। देखिए, बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों को, मजदूरों की और किसानों की आवाज को ये गूंगी भैगी सरकार तक पहुंचाना है। और जो बेरोजगार की जो सरकार की नीतियां चल रही हैं, उस यदि वो मजदूरों के, किसानों के और बेरोजगारों के हित में नहीं है, तो बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन समय समय पर उनकी मांग उठाता रहा है और उनके लिए संघर्ष करता रहा है। ये तो मैं अगर आपसे ही करूं, क्या वाकई ये सरकार रोजगार देने में सक्षम है? ये फर्जी आंकड़े दिखाकर आप गुमराह करते हैं जनता को। आपके सामने क्या हुआ? जिस नारे को लेके आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार आपकी बार फलानी सरकार, क्या वो नारा है पटल पर? महंगाई चरम पर पहुंच गई है। कहां पेट्रोल डीजल के उसमें वो देखते थे, आज देख ले पेट्रोल डीजल की कीमत क्या है। ना तो विदेश नीति पर ये सक्षम है सरकार और ना ही डोमेस्टिक नीति पर सक्षम है। इसका हम विरोध करते हैं और यदि ये किसानों और बेरोजगारों और मजदूरों के हित के विरुद्ध कार्य करेगी, सरकार कोई भी रही हो, हम बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन उसका डटकर विरोध करेगा। जी, मैं अनवर अली एडवोकेट, और इसमें जो हमारे यूनियन है इसमें मैं प्रदेश प्रभारी हूँ इसमें एडवोकेट सेल का। देखिए, ये जो बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन है, ये जो तबका जो लेकर के चल रहे हैं, ये सबसे निचला तबका है जो भारत का है। मेरा व्यू जो होता है वो बहुत इंटरनेशनल लेवल का होता है। तो मैं तो ये जानता हूँ कि अगर आप कोई भी आंकड़े निकालें विश्व स्तर पर, तो आप यहाँ का बेरोजगारी का देख सकते हैं क्या आंकड़ा है। 144 करोड़ की आबादी में कितने लोग बेरोजगार हैं और उनके लिए स्वास्थ्य का, शिक्षा का क्या स्तर है, और कैपिटा इनकम यहाँ पर क्या है, दूसरे आप कंट्री से वो कर सकते हैं मुकाबला, तो पता चलता है कि हमारी स्थिति है कहाँ पर। तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। किसी सरकार को हम कोसते भी हैं, लेकिन हमें यह है जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक ये सरकार ऐसे सुनने वाली नहीं, प्रेस वार्ताओं के जरिए हम बहुत बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। हमें आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो किसान की समस्या हो। अब ये सब पता नहीं है, सबको पता है, लेकिन उस पर अमल नहीं है, और जब तक अमल नहीं होगा खाली बात करने से कोई फायदा नहीं। आज न्यायालय की भी देख लीजिए, न्यायालय का कहाँ स्तर है। जब देखता हूँ तो जो गरीब आदमी आता है सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता है और डेट पड़ जाएगी, उसका कितना दिल दुखता है, काम छोड़ करके आएगा। सबसे जो दबा दिया गया है तबका, वो तो बेरोजगारी है। एक तो बेरोजगारी है ही है, ऊपर से ये उसकी समस्याएं हैं। अस्पताल में जाएगा उसको दवाई नहीं मिलेगी, शिक्षा में जाओ उसको अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। सरकारी स्कूल इस स्तर के हों तो उनको सारी शिक्षा अच्छी मिले। तो इसमें सिस्टम की कमी करेंगे, शासन की तो पहले है ही है। शासन से ही प्रशासन चलता है। शासन अगर हम तो ये कहते हैं कि अगर ब्यूरोक्रेसी में थोड़ा सा दम अपने आप में भर ले, वो सही है कि हम जिसकी शपथ लेकर के आए हैं, तो हमें ये नहीं कि मंत्री ने ये कह दिया तो हमें वही मानना है। आप निकल कर आइए, जनता के लिए आपको भेजा गया है, डीएम है, एसएसपी है, उनकी न्याय की व्यवस्था है, वो खुद देखें कि हमें क्या किस लिए भेजा गया है। चाटुकारिता के लिए नहीं भेजा गया कि मंत्री या विधायक या वो है। सांसद क्या कर रहे हैं आके? कुछ नहीं करते, सिवाय उलझुल बयान देने के अलावा कुछ नहीं होता उनका। जो यहाँ की समस्याएं उस पर कोई समाधान नहीं है, चले जाइए कोई सुनवाई नहीं है। ये चीजें हैं। जब एक बड़े लोगों की नहीं है, तो ये जो निम्न स्तर का जो हमारा किसान है, मजदूर है, वो उसकी क्या सुनवाई होगी? कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और बड़े हमें तो शर्म आती है ये कहते हुए कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। ऐसा होता है लोकतंत्र? यहाँ कोई लोग की बात ही नहीं, शायद तंत्र जो है वो अपना काम कर रहा है। थानों की हालत देख लीजिए, अगर आदमी जो रिपोर्ट कराने जाएगा पता चला उसी पे एफआईआर होगी। भ्रष्टाचार कितना है? आप भ्रष्टाचार के आंकड़े निकाल लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कि कितने अरब खरब का भ्रष्टाचार यहाँ पर होता है। कहीं कुछ नहीं है। रिश्वत 4 गुनी बढ़ गई है अभी 15 साल में।
मेरा नाम कैलाश बाबू चौहान है। मुझे आज बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर किशोर कुमार जी हैं, उन्होंने मेरे पे आशा व्यक्त करते हुए मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है ताकि मैं किसान बेरोजगार यूनियन में कंधे से कंधा मिला करके किसानों की हित की लड़ाई को लड़ने में इनका साथ दे सकूं। तो क्या करेंगे? देखिए, हमारी प्राथमिकता जो होगी वो ये होगी कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से रोजगार खत्म हो चुका है, हर किसान, छोटा तबका, मजदूर, वो एक भुखमरी के कगार पर है, ये सब लोग जानते हैं। तो इसके लिए हम तहसील स्तर पर जो उनकी समस्या हैं उसको उठा करके सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और जिस तरीके से भ्रष्ट बेईमान सरकार आज हमारे समक्ष है उसको जगाने का काम करेंगे कि बेरोजगारों को किसी भी तरीके से रोजगार दिया जाए। जो उन्होंने तमाम विभागों में नौकरियां, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी हैं और हर एक व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को एक मजदूर बना करके रख दिया है। इसके लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम राकेश देसाजन है, अलीगढ़ जनपद का निवासी हूँ, मूल रूप से किसान हूँ। आज हमारे मित्र कैलाश जी को प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो नियुक्ति पत्र सौंपा है, राष्ट्रीय नेतृत्व का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक सुलझे हुए संघर्षशील व्यक्ति को अपने संगठन में प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वर्तमान के समय में किसान की गेहूं की फसल की कटाई हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा गेहूं खरीद केंद्र एस्टेब्लिश किए गए हैं। गेहूं खरीद केंद्र की ये स्थिति है, अभी तो श्री गणेश हुआ है, फसल की कटाई शुरू हुई है। किसी भी खरीद केंद्र पे जिला प्रशासन द्वारा कोई भी कर्मचारी नियुक्त नहीं है। किसान अभी से मजबूर है प्राइवेट बाजार में गेहूं बिक्री करने के लिए, और प्राइवेट बाजार में उसका खुला शोषण होना शुरू हो गया है कि जो भारत सरकार ने गेहूं का एमएसपी रेट नियुक्त किया है, उससे डाउन रेट पे गेहूं की खरीद शुरू हो गई। तो मैं आपके माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से जिलाधिकारी अलीगढ़, आयुक्त अलीगढ़ मंडल और प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि किसानों के हित में गेहूं किसान खरीद केंद्र जो है उनकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। किसान को 24 घंटे के अंदर जो गेहूं खरीद हो उसके खाते में पैसा ट्रांसफर होना चाहिए, जिससे वो अपनी बहन बेटी और दैनिक आवश्यकता जो है उनकी पूर्ति कर सके। इसी के साथ साथ ये देश में बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में व्यक्ति अगर सुई का भी उत्पादन कर रहा है तो उस सुई का रेट जो मालिक होगा कंपनी का वही नियुक्त करेगा कि ये सुई मेरी मार्केट में 1 रुपए की बिकेगी या 1.5 रुपए की। किसान जो प्रोडक्शन कर रहा है उसकी रेट सरकार निश्चित करे एक ही कमरे में बैठ के। जिन लोगों को ये सेंस नहीं है कि फर्टिलाइजर कितने रुपए किलो आ रहा है, और जैसी भौगोलिक स्थिति कंट्री की हर भौगोलिक एरिया में अलग अलग फसल में जो लागत बढ़ जाती है। मैं आपको एक छोटा सा गांव की भाषा में उदाहरण दूं। गांव का व्यक्ति, उसके परिवार में अगर गमी हो जाती है तो पड़ोसी को भेजता है कि दाह संस्कार का सामान ले आओ। उसी स्थिति में अगर किसान फर्टिलाइजर लेने जाए तो उसके साथ जैसे दाह संस्कार का, उससे ये कहते कि ताऊ डीएपी को कट्टा जब तो तुम्हें मिलेगा, ये दाह संस्कार और ले जाओ तुम साथ में। भाई, जब हम एक बात कह रहे कि मुझे आपका कलम पसंद है, आप दुकानदार हैं, तो मैं कलम लूंगा, कलम के साथ तो उसके इंक क्यों लूंगा? इंक जब खत्म हो जाएगी जब लूंगा। और पेस्टिसाइड दवाओं का इतना मकड़ जाल है पूरे देश में, पूरा देश का पूरा तंत्र इसमें इन्वॉल्व है। 1 रुपए की चीज किसान को 100 रुपए मिल रही है। और
हम वो एक तरफ सरकार समाज में भी लोग कहते हैं कि किसान अन्नदाता है। अन्नदाता को समय से फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, ब्लैक में फर्टिलाइजर खरीदना पड़ रहा है। तो इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं, संगठन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि किसानों की मूलभूत जो समस्याएं हैं, हर राजनेता को मालूम है कि किसान की क्या समस्याएं हैं, पर दिल्ली और लखनऊ में पहुंच के वहां की जो क्लाइमेट आबो हवा में ऐसे मशगूल हो जाते हैं कि किसानों की तरफ वो मुड़ के ही नहीं देखते। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ते आगे, जहां अलीगढ़ के प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य फूल बंगला सजाया गया और महंत योगी कौशल नाथ जी महाराज ने बाबा का स्वर्णिम श्रृंगार कर आरती की। प्रातः 7 बजे से भंडारे का आयोजन हुआ और बाबा को 21 सवा मणि का भोग तथा शाम 5 बजे 56 भोग अर्पित किया गया। श्रद्धालुओं के लिए अलग प्रवेश और निकास द्वार रखे गए। मंदिर के बाहर लंबी कतारें लगी और लाइटिंग आकर्षण का केंद्र रही। राघव सेना के 100 से अधिक सदस्य प्रातः 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक सेवा में लगे रहे। रात्रि 9 बजे विशेष महाआरती और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया गया, जिसे मंदिर की बड़ी स्क्रीन और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। आयोजन में कई सहयोगियों ने भाग लिया और 3 अप्रैल को सर्व दुख निवारण यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया। हनुमान जन्मोत्सव का जन्म आया है, क्या कहेंगे आप? आज श्री हनुमान जी महाराज का जन्म दिवस है। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्राचीन सिद्धपीठ से गिलहराज जी हनुमान मंदिर पे 11 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और आज जन्मोत्सव के प्रधान दिन 56 भोग फूल बंगले की सजावट है, बाबा का स्वर्णिम श्रृंगार है और महाआरती, इन सब चीजों का आयोजन है। और भक्तों की जो कतारें हैं प्रातः 4 बजे से अभी तक आप देख रहे हैं देर रात तक चल रही हैं। तो निश्चित रूप से बाबा गिलहराज जी के प्रति, हनुमान जी के प्रति एक अगाध श्रद्धा है हरिगढ़ के अंदर। तो निश्चित रूप से हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं और बाबा का दर्शन करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं और 11 दिवसीय कार्यक्रम में प्रत्येक दिन बढ़ चढ़कर यहाँ भाग ले रहे हैं। किस तरह का उत्साह देखने मिल रहा है? काफी उत्साह है और हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रधान देवता, तो निश्चित रूप से उनकी पूजा, ये कहते हैं कि और देवता चितना धरई हनुमत से ही सरस्वत करी। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें किसी और कार्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो निश्चित रूप से कलयुग में सबसे प्रभावी हनुमान जी की पूजा है, हनुमान जी की आराधना है और नई पीढ़ी भी इस बात को समझ रही है, तो बड़ा हर्ष का विषय है। मंदिर की बताई जाती है मान्यता है बहुत बड़ी, क्या? जी बिल्कुल, दिन प्रतिदिन गिलहराज जी मंदिर की मान्यता बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक मंगल को लंबी लंबी कतारें लगनी आरंभ हो गई है पिछले कुछ वर्षों से और निरंतर बढ़ती जा रही है। तो निश्चित रूप से गिलहराज जी महाराज विश्व में एकमात्र मंदिर है जो गिलहरी रूप में श्री हनुमान जी महाराज के विग्रह हैं और इनकी मान्यता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आगामी भविष्य में विश्व स्तर पर भी जाएगी। सरकार ने भी इस चीज की घोषणा की है। इस तरह स्वच्छ व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा, क्या प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था दी जा रही है। हमें प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक सारे हमारे कार्यक्रमों में सहयोग किया और आगे भी करेंगे, ऐसा हमें पूरी आशा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पे अलीगढ़ के सुदामापुरी में मंगलेश्वर महादेव मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य कार्यक्रम और शोभा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। दिन भर हनुमान चालीसा और दोपहर 12 बजे सुंदरकांड पाठ हुआ। शाम 6 बजे निकली शोभा यात्रा में हनुमान बाबा का फूलों से सजाया डोला और पंजाब से आए सिख भाइयों का डोला मुख्य आकर्षण रहे। साथ ही आगरा से आए अखाड़े के कलाकारों ने करतब दिखाए। लगभग 3 से 4 हजार श्रद्धालु इसमें शामिल हुए और यात्रा मंगलेश्वर महादेव मंदिर से निकलकर स्टेशन रोड, मारिस रोड, सेंटर पॉइंट चौराहा, समद रोड, रामघाट रोड, विष्णुपुरी होते हुए मंदिर में संपन्न हुई। मेरा नाम प्रद्युम्न भारद्वाज है। मैं सुदामापुरी में श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर पर सेवादार हूँ। आज हमारे यहाँ सुदामापुरी श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बाबा हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बच्चे, बूढ़े और बड़े भी इसमें बहुत अच्छी तरह हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें मुख्य आकर्षण रहते हैं हमारे बजरंगी का डोला रहा है। क्या कहाँ से कहाँ तक निकाली है ये शोभा यात्रा श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर से चलकर स्टेशन रोड, मधुपुरा, सेंटर पॉइंट होते हुए समद रोड, आबा वाली गली में से वापस श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर पर ही समापन होगी। लोगों में किस तरह का उत्साह है? लोगों में बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़कर हर साल की तरह और बढ़ चढ़कर लोग इसमें कार्यक्रम में हमारे मंदिर के में हिस्सा लेते हैं और अधिक से अधिक संख्या में आप देख ही सकते हैं कितने से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार उपाध्याय नाम है जी। हनुमान जन्मोत्सव को लेके शोभा यात्रा निकाली है, क्या कहेंगे आप? विशाल शोभा यात्रा, हनुमान जी की विशाल शोभा यात्रा मंगलेश्वर महादेव मंदिर सुदामापुरी अलीगढ़ से निकाली जा रही है, जिसमें भक्तों का बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है और बहुत उत्साह देखा जा रहा है। प्रभु के चरणों में सब भक्तिमय मंगलमय गीत गाते हुए उनकी
मेला को आगे बढ़ाया जा रहा है। लगभग कितने डोले, कितने झांकियां हैं? 10 से 12 डोले हैं। इसमें मुख्य आकर्षण भगवान की प्रतिमा है और हनुमान जी का डोला है। किस तरह का? मेरा नाम पंडित अमित कुमार भारद्वाज है, मंगलेश्वर महादेव मंदिर, सुदामापुरी बिजली घर। आज बालाजी महाराज के चरणों में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सुबह बाबा का श्रृंगार हुआ था, उसके बाद बाबा का सुंदरकांड हुआ बड़े भव्य रूप में, और भव्य रूप में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आज सभी भक्तगण एकत्र होकर के बाबा की शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं और बाबा की शोभा यात्रा का आनंद ले रहे हैं। कितने वर्ष पुरानी शोभा यात्रा है? क्या ये लगभग 6-7 साल इस शोभा को यात्रा निकलते हुए और बाबा के चरणों के बाबा की आस्था बढ़ती जा रही है। भक्त बाबा जुड़ते जा रहे हैं और बाबा के चरणों अपना भाव रखते जा रहे हैं। लगभग कितने डोले हैं, कितने झांकियां हैं? लगभग 16 डोले हैं टोटल लगा करके, जिसमें झांकियां भी शामिल हैं, कुछ डोले भी शामिल है, कुछ पंजाब से आए हुए डोले भी शामिल हैं, जिसमें सब भक्त श्रद्धालु होकर के भगवान की सेवा में आश्रित हो रहे हैं। आपका संग्रह केंद्र क्या है? आगरा केंद्र हमारा जो पंजाब से आए हुए सरदार लोग हैं, सिख लोग हैं, उन लोगों का डोला मुख्य आकर्षण है, जिसमें विशेष रूप से भक्तों को देखने को कलाकारी मिलेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते इसी के साथ बुलेटिन में आगे, जहां अलीगढ़ में इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन और निजी विद्यालयों के संचालकों ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रारंभ में एनसीईआरटी पुस्तकों की अनिवार्यता से जुड़ी समस्याओं और सुझाव जिला अधिकारी को ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत किए। लगभग 80 से 100 संचालक एवं उनके प्रतिनिधि कलेक्ट्रेट परिसर में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से एकत्रित हुए, जिसमें उन्होंने व्यवहारिक समस्याओं के समाधान और शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने सुझाव प्रशासन को दिए। कार्यक्रम पूरी तरह अनुशासित और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आज हमने एक निवेदन पत्र जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ को, जो हमारे यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा 8 तक के विद्यालय हैं, जो कि बहुत ही कम फीस में, लगभग 500 रुपये प्रतिमाह की फीस में अपना अध्ययन अध्यापन कार्य करा रहे हैं, और किताबों का भी हमारे यहाँ कभी कोई इशू नहीं रहा। हमारे यहाँ बहुत सस्ती सरकारी किताबें चलती हैं, लेकिन इस तरह की सोशल मीडिया पर या अन्य जगह पर जो खबरें चल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। तो हम एक प्रार्थना लेके आए हैं कि इस तरह की जो हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं, इस तरह का जो अभिभावक को भ्रमित किया जा रहा है, हमारे अभिभावक की कोई शिकायत भी नहीं है कहीं पर भी। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई समस्या है तो इसके लिए एक सुनिश्चित गाइडलाइन जारी हो जाए कि जी हमारे यूपी बोर्ड वाले विद्यालयों के लिए नहीं है। हमारा ज्ञापन ले लिया गया है, निवेदन पत्र ले लिया गया है और इस पर उचित कार्रवाई का आश्वासन हमें दिया गया है। हम सभी विद्यालय वाले एक प्रार्थना पत्र लेकर आए हुए हैं डीएम साहब के पास। हमारे जो अभिभावक हैं वो भ्रमित हो रहे हैं। 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ हो जाता है और एक आदेश पारित हुआ है। हम लोग ये भी नहीं समझ पा रहे किसके लिए है किसके लिए नहीं है, लेकिन अभिभावक बहुत ही सीधा है। अभिभावक हम सभी स्कूल वालों पे भरोसा करता है, क्योंकि हम सभी स्कूल वाले वो स्कूल वाले नहीं हैं जो कि सीनियर सेकेंडरी है। हम लोग कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, और हमारे यहाँ अभिभावक एक ही अपनी समस्या लेकर बार बार आ रहा है कि 1 अप्रैल से सत्र प्रारंभ हो रहा है, हम बच्चों की पुस्तक कहाँ से लें। एनसीईआरटी पुस्तक अलीगढ़ में वो एक नहीं 5-7 दुकानों पे गए हैं, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिल रही हैं। हम भी उन्हें अभी कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि कौन सी किताबें लेनी है, कौन सी किताबें नहीं लेनी है। इसी संबंध में हम यहाँ पर आए हुए हैं, और जिसमें हम ये भी कहना चाहते हैं कि जितना हमने मालूम किया, एनसीईआरटी में सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी ग्रामर, हिंदी ग्रामर, कंप्यूटर की ये भी किताबें नहीं है, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है डिजिटल इंडिया। जब हम बच्चों को कंप्यूटर ही नहीं पढ़ाएंगे, जो कि एनसीईआरटी कभी प्रकाशित करती ही नहीं है, तो हम अपने भारत को डिजिटल इंडिया या प्रधानमंत्री जी के सपने को कैसे साकार कराएंगे। अभी हमें आश्वासन नहीं मिला है, क्योंकि आज जिलाधिकारी महोदय नहीं है, लेकिन हाँ हम आश्वस्त हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी, क्योंकि हम सब औसतन वह विद्यालय हैं जिसकी 600 या 700 रुपए महीने प्रतिमाह। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।